गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट का पहला टॉपिक है वेन डायग्राम। सेट थ्योरी के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी आसान बनाने का दम रखता है ये कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम। तो आइए देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम वे डायग्राम है जो किन्हीं सेट्स की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कुछ सेट्स दिए होंगे, वे उनके बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, ये दिखाने के लिए वेन डायग्राम को यूज किया जाता है। तो देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द डायग्राम्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स आर नोन एज वेन डायग्राम। सेट्स के बीच की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनको वेन डायग्राम्स को एक इंग्लिश लॉजिशियन था जॉन विन, उसके नाम पे रखा गया था वेन डायग्राम के नाम को। कौन था? जॉन विन। 1834 में इसका बर्थ हुआ था और 1883 में इसकी डेथ हुई थी। These diagram consist of rectangles and closed curves, usually circles. इन डायग्राम्स में रेक्टेंगल्स होते हैं और सर्कल्स होते हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, मतलब एक रेक्टेंगल के बीच में सर्कल बने होते हैं। तो इस फॉर्म में आपको नजर आएंगे वेन डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। जो ये रेक्टेंगल है ना, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। पिछली क्लास में पढ़ा था ना हमने यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके अंदर सारे सेट उसके अंदर होते हैं एक सबसेट की फॉर्म में। तो ये वो यूनिवर्सल सेट है और जो इसके सबसेट होंगे वो सर्कल्स की फॉर्म में दिखाई देंगे इस वेन डायग्राम में। जैसे ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है और ये सर्कल उसका कोई सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल। अब जो भी एलिमेंट उस सबसेट के होंगे ना, वे सारे उसके सर्कल में लिखे जाएंगे। जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और कोई सेट है ए में है सिर्फ 2 और 3, तो 2 और 3 इसके अंदर लिखे जाएंगे। तो ये सबसेट है ए और ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल। तो इस सर्कल के अंदर इस सबसेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 और 2 और बाकी के 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 है ना इस सेट में, और बाकी सब इसके अंदर 1 2 और 3 इसके अंदर आ गया, बचा कौन? 4। तो यूनिवर्सल सेट में आ गए ना 1 2 3 4 सारे, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये सबसेट है। इस सबसेट में सिर्फ 2 और 3 है और यूनिवर्सल सेट में ये सारे हैं। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। अच्छा, ऑपरेशन के बारे में आप क्या समझते हैं? सेट्स तो हमें पता है, सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन किन्हीं ऑब्जेक्ट्स की सेट कहलाती है। तो उसी तरह अब ऑपरेशन क्या होता है? कभी पहले आपने सुना है कभी ऑपरेशन के बारे में? मेडिकल टर्म्स में कोई प्रॉब्लम हो हमारी बॉडी में तो अपनी बॉडी में ऑपरेशन किया जाता है, डॉक्टर्स करते हैं। एक ऑपरेशन तो वो, और कोई ऑपरेशन सुना है आपने? हाँ, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन सुने ना। मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशन होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासों में पढ़ा है कि ऑपरेशन ऑफ एडिशन क्या होता है कि कोई दो नंबर लो और उन पे अगर हम एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं तो वो नंबर जुड़ के एक नया नंबर आ जाता है। ऐसे ही ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कोई दो नंबर्स लेते हैं हम, उन पे ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं और वो मल्टीप्लाई होके एक नया नंबर आ जाता है। ऐसे ही ऑपरेशन सेट्स में भी होते हैं, जिनको हम किसी दो सेट पे अगर हम उस ऑपरेशन को लगाएं तो एक नया सेट हमें मिल जाता है। तो वे ऑपरेशन क्या क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए क्या है। सबसे पहले ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स। फर्स्ट क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स। अब ये यूनियन ऑफ सेट क्या है? इस यूनियन ऑफ सेट को पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। आपको एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, फिर इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज को सीखेंगे। तो देखिए यूनियन ऑफ सेट क्या है। मान लेते हैं कि कोई ए सेट हमें दे रखा है 1 2 और 3, और कोई बी सेट है 3 4 5 1। ठीक है, ये दो सेट हमें दिए हुए हैं। तो ए यूनियन बी, यूनियन को हम दिखाते हैं इस साइन से, यू साइन से। तो ए यूनियन बी क्या होगा? जिस तरह हम पहले कैसे करते थे 2 + 3, ऑपरेशन को बीच में लिखते थे ना, वैसे ही सेट्स के ऑपरेशन को भी हम बीच में लिखते हैं। और क्या करते हैं, ए यूनियन बी अगर निकालना है तो यूनियन का मतलब है कि जितने एलिमेंट इसमें है ना
और जितने एलिमेंट इसमें है वे सारे एलिमेंट इसमें लिख दो। याद रहे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, जितने एलिमेंट सारे इसमें है और उसमें वे सारे लिख दो। 1 है, 2 भी है, 3 भी है। अब देखो 3 आ चुका, 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 भी है और 5 भी है। 1 आ चुका इसलिए 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये है ए यूनियन बी। और एग्जाम्पल देखो, ये था एग्जाम्पल 1। अब ये एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई सेट है ए बी ई और बी कोई सेट है ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। अब मेरे को निकालना ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू जितने एलिमेंट इस सेट में है और जितने एलिमेंट इस सेट में है वे सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, बस एक एक बार आएंगे, 2 बार रिपीट नहीं होंगे। तो देखो कैसे, ए है ए लिख दो, बी है बी लिख दो, ई है ई लिख दो। अब ए आ चुका है, ई भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, आई नहीं आया, आई ओ और यू। तो ये सेट बन गया मेरा ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यूनियन ऑफ सेट, तो इनको रब कर देते हैं एक बार। यूनियन ऑफ ए एंड बी, यूनियन ऑफ A and B is the set which consists of all the elements of set which consists of all the elements of A and all the elements of A and all the elements of B. So of B, और कॉमन जो एलिमेंट होंगे ना वो एक ही बार लिए जाएंगे। कॉमन एलिमेंट आर टेकन ओनली वंस। ये डेफिनेशन समझाने के लिए करवाई जा रही है, इनको कोई पेपर में पूछता नहीं है। ठीक है, अगर कोई सेट ए है और बी है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी को ए यूनियन बी। अच्छा, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखा जाता है वो भी देखिए। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। जो मेरे सेट के अंदर एलिमेंट होंगे ना वे सेट ए के अंदर से आएंगे या और का मतलब या सेट बी के अंदर से आएंगे। इन दोनों में से किसी ना किसी एक के अंदर से आएंगे मेरे ए यूनियन बी के अंदर जो सेट होंगे। अब देखते हैं, दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल जो हमने पहले किया था। 1, 2, 3 बी सेट को लेते हैं 2, 3, 5। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, वे सारे एलिमेंट जो सेट ए के हैं या सेट बी के हैं। तो कौन कौन आएंगे, 1, 2, 3 और 5 है ना। क्या क्या है, 1, 2, 3 और 5। इसमें देखो एलिमेंट या तो सेट ए वाले एलिमेंट है या सेट बी वाले एलिमेंट। तो इसको याद रखिए, ये काम आएगी। ये बस समझ लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। यूनियन ऑफ सेट में वे सारे एलिमेंट तो सेट ए के आएंगे, सारे एलिमेंट सेट बी के आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट है ना उनको बस एक ही बार लेना है। ठीक है, और मैथमेटिकल टर्म्स में हम ऐसे करते हैं ए यूनियन बी को डिफाइन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ए और एक्स बिलोंग टू। ठीक, तो ये था एक ऑपरेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। पेज नंबर 15 पे है, डेफिनेशन 6 के नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो यूनियन ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज देखिए क्या क्या होंगी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, एक ही बात है। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी करते थे ना, ए प्लस बी 2 + 3 3 + 2 के इक्वल होता है। तो ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। ऐसे ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन ऑफ सेट में भी होती है, ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब 3 बार लिखो ए बी सी, 3 सेट है इसमें, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एक बार आगे ब्रैकेट, एक बार पीछे ब्रैकेट। जब आप तीनों का पहले ए यूनियन बी निकालोगे और फिर उसमें यूनियन सी करोगे, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी करोगे, मतलब बी यूनियन सी निकाल के और आगे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो ये दोनों चीज इक्वल आती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी भी यूनियन ऑफ सेट्स में सेटिस्फाई होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, या फिर फोर्थ लॉ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब ए में मैं किस चीज का यूनियन करूं, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ए में मैं किस चीज का यूनियन करूं कि दोबारा मेरे पास सेट ए आ जाए, उसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी। ठीक, तो ये क्या है? आइडेंटिटी। तो इसमें आइडेंटिटी होती है, और कौन होती है? फाई। मतलब ए में जब मैं फाई का यूनियन करूंगा तो दोबारा से सेट ए आ जाएगा। तो यूनियन ऑफ सेट में आइडेंटिटी कौन होती है? फाई, नल सेट है ना, क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, उसका आप यूनियन करेंगे तो दोबारा से सेट ए ही आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब ए में किस चीज का मैं यूनियन करूं, आइडेम्पोटेंट लॉ, ए में मैं किस चीज का यूनियन करूं कि दोबारा मेरे पास सेट ए आ जाए, तो ए में ए सेट का ही यूनियन करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल जिसको ना समझ में आया हो, मान लो कोई सेट ले लेते हैं ए 1 2 3, और ए दूसरा सेट 1 2 3 ही होगा ना, क्योंकि सेम सेट ले रहा हूं मैं। दोनों का यूनियन क्या होगा? वे सारे एलिमेंट जो इसमें है इसमें वे लिख दो, तो ए यूनियन ए क्या आएगा? 1 2 3 आ गया ना, दोबारा से वही सेट। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि मैं क्या करूं इसमें यूनियन, किस सेट का यूनियन करूं कि दोबारा से वही सेट मिल जाए। तो मेरे को दोबारा से ए का ए में ही यूनियन करना पड़ेगा वही सेट दोबारा लाने के लिए। तो ये था आइडेम्पोटेंट लॉ। लास्ट है इसमें लॉ ऑफ यूनिवर्सल। 1 2, अच्छा, तो ये था थर्ड, और ये था फोर्थ, और ये है फिफ्थ। तो यूनिवर्स का, पूरे यूनिवर्सल सेट का मैं यूनियन सेट ए के साथ करूंगा तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारे ही एलिमेंट होते हैं ना, यूनिवर्सल सेट में तो सारे सेट के एलिमेंट होते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट की यूनियन जब मैं ए के साथ करूंगा तो दोबारा से यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यू। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज यूनियन ऑफ सेट की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो नेक्स्ट देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, तो सारा ध्यान सभी बच्चों का यहीं पे होना चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इंटरसेक्शन को हम कैसे दिखाते हैं कि नहीं, दो सेट के बीच में ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पहले यू ऊपर की तरफ था, यू का मुंह नीचे की तरफ है, तो ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब डेफिनेशन देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट की, डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन नंबर 7 पेज नंबर 15 पे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, लिख भी सकते हो आप इनको कॉपी में, द इंटरसेक्शन of two sets A and B, intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B, which belong to both set A and set B। मतलब इस ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जब हम किन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन कर देंगे ना, तो उस इंटरसेक्शन ऑफ सेट में वे सारे एलिमेंट आएंगे जो कि दोनों सेट्स में कॉमन है। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू
x such that x belong to A and x belong to B, मतलब वे सारे एलिमेंट आएंगे जो कि दोनों सेट में है, A में भी है और B में भी है। इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एग्जांपल, कोई सेट है A, इसमें है 2 3 4, और कोई B सेट में, B सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 4 और 5। अब A इंटरसेक्शन B में वे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि दोनों में कॉमन है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 आएगा। 3 चेक करते हैं, 3 इसमें है, उसमें नहीं आएगा। 4 इसमें है और उसमें भी है, तो 4 भी आएगा। अब 5 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, तो जो दोनों में होंगे ना एलिमेंट, वे एलिमेंट आएंगे सिर्फ इंटरसेक्शन में। तो ये था A इंटरसेक्शन B। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो लिखिए प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी सेम, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A, दोनों एक ही बात है। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम, बस साइन चेंज हो जाएंगे, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। एक बार आगे ब्रैकेट, एक बार पीछे ब्रैकेट। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा? मतलब A में मैं क्या इंटरसेक्शन करूं कि दोबारा मेरे पास A आ जाए, तो A में A का ही इंटरसेक्शन करना पड़ेगा ताकि पूरा का पूरा सेट दोबारा आ जाए। तो ये क्या है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें आइडेंटिटी कौन? वो सेट खुद। लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ फाई क्या होगा? A में मैं जब फाई का इंटरसेक्शन करूंगा तो मतलब कुछ भी नहीं है इसमें तो एलिमेंट, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएगा? फाई। ये है लॉ ऑफ फाई। लॉ ऑफ यूनिवर्सल और देख लेते हैं। A का इंटरसेक्शन पूरे यूनिवर्स के साथ करूंगा, तो यूनिवर्सल ऑफ सेट के अंदर पूरा का पूरा A सेट होता है ना, उसके अंदर होता है पूरा का पूरा A सेट, तो कॉमन क्या आया? सेट A। तो A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू सेट A। ये है लॉ ऑफ यूनिवर्सल। अब देखते हैं लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या होगा? एक बार तो ये इंटरसेक्शन B के साथ लग जाएगा, A इंटरसेक्शन B, और बीच में यूनियन ये बाहर आ जाएगा, फिर से ब्रैकेट, और फिर आगे A इंटरसेक्शन C। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोबारा समझिए ध्यान से, A इंटरसेक्शन B यूनियन C था, तो एक बार इंटरसेक्शन B के साथ लग गया, A इंटरसेक्शन B, फिर बीच वाला यूनियन ये बीच में, फिर A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, वही काम इसमें हुआ कि पहले A इंटरसेक्शन B निकला, फिर यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन C निकला। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये प्रॉपर्टीज थी इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। अब देखते हैं कि इनको इंटरसेक्शन और यूनियन को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस भी बच्चे ने ये क्लास अच्छे से ध्यान से देख ली, समझ ली और कॉपी में लिख ली, उसको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना भी घुमा के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, एमसीक्यू पूछ ले, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ ले, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती जिसने भी इस क्लास को अच्छे से समझ लिया। तो ध्यान से देखते रहिए और साथ साथ लिखते रहिए। हम यूनियन ऑफ सेट को, A यूनियन B को कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे और A इंटरसेक्शन B को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने बताया था कि जो हमारा यूनिवर्सल ऑफ सेट होता है उसको हम यू रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये सबसेट होते हैं ये सारे इसके अंदर होंगे। A B का सबसेट होगा यूनिवर्सल ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट का, और B B का सबसेट होगा, और सबसेट को हम सर्कल से दिखाते हैं। तो कैसे दिखाएंगे? A और ये B से, ये A सेट है, ये B सेट है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा? यूनियन ये सारा सेट, ये सारा, तो ये है A यूनियन B।
तो ये जो एरिया आया ना, ये एरिया होगा ए यूनियन बी। इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वे सारे लिखे जाएंगे ए यूनियन बी के अंदर। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी को हम वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट है बी, तो इसमें अब जो दोनों में कॉमन होते हैं वे सारे पॉइंट्स लेते हैं ना, तो इसमें कॉमन पार्ट क्या नजर आ रहा है, ये तो यूनिवर्सल, और ये सेट ए, ये है सेट बी, तो इसमें कॉमन पार्ट ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये वाला पार्ट। तो ये थी इसकी वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो तो, ए इंटरसेक्शन बी 5 हो तो कैसे बनेगा ये डायग्राम, तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, ये अलग है ये अलग है, तो यूनिवर्सल सेट कैसे बना, ऐसे, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये किस चीज का डायग्राम है, जब ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक। और जब ए यूनियन बी 5 कब होगा, जब ये दोनों सेट इनमें कोई एलिमेंट ही ना हो, मतलब ए भी 5 हो बी भी 5 हो, इसमें ए भी ना हो और बी का भी कोई भी एलिमेंट ना हो, जब हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी 5 है, मतलब कुछ है ही नहीं। तो अब हम पेज नंबर 16 के इन डायग्राम्स पे पहुंच गए हैं, जो ये यहाँ पे डायग्राम्स दिए हुए हैं ये सारे, तो इनको ध्यान से देखना कि बी यूनियन सी का डायग्राम बनाया हुआ, वेन डायग्राम बनाया हुआ है पहले में, तो एक बार मैं इन डायग्राम्स को बना लेता हूं फिर समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर है, इसमें फर्स्ट डायग्राम है, ये गिवन है हमको, इसमें बी यूनियन सी बताना कहां होगा, तो बी यूनियन सी मतलब पूरा का पूरा बी और पूरा का पूरा सी के अंदर जितने एलिमेंट है वे सारे शेड करने हैं, तो ये पूरा बी है और ये पूरा सी है, तो बी यूनियन सी क्या होगा, ये सारा पार्ट, तो कौन सा पार्ट, ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट, तो समझ गए ना, बी यूनियन सी पूरा का पूरा बी के अंदर जितने एलिमेंट है और सी के अंदर जितने एलिमेंट है वे सारे एलिमेंट्स, ठीक। अब देखना है बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन निकालना है। बी यूनियन सी अभी बताया था, ये है बी ये है सी, तो बी यूनियन सी क्या होएगा, ये सारा होएगा बी यूनियन सी। अब इस बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, मतलब ए का और इस सारे का कितना पार्ट कॉमन है वो सारा होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के अंदर कितना पार्ट कॉमन है, ए होगा इसका ये बस, तो इसको डार्क शेड कर दो, तो सिर्फ इतना पार्ट ये पार्ट है, तो ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नेक्स्ट देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये है ए ये है बी, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, सिर्फ ये, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो ए और सी में कॉमन है, तो ए और सी में सिर्फ ये पार्ट कॉमन है, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट देखिए ए इंटरसेक्शन बी का और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन करना है, तो पहले तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कहां है, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा ए का और बी का कॉमन पार्ट है। फिर देखो ए इंटरसेक्शन सी कहां है, तो ए इंटरसेक्शन सी होगा ये सारा पार्ट है। तो अब इन ए इंटरसेक्शन सी में और ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पार्ट कौन है, ये बीच का पार्ट है, तो ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी तो हो गया इतना पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी हो गया ये पार्ट। अब इन दोनों का यूनियन करना है, मतलब ये सारा पार्ट, ये सारे एलिमेंट इस वाले सेट के भी और ये सारे एलिमेंट इस वाले सेट के भी, तो ये रीजन हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो मेरे ख्याल से ये पांचों के पांचों पॉइंट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, इसके बाद एग्जांपल करेंगे इस एक्सरसाइज के, फिर इसको खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट देखिए डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस बी से, ये है पेज नंबर 17 पे। तो डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन देखिए, द डिफरेंस ऑफ सेट, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में, इन दिस ऑर्डर, इन दिस ऑर्डर, इन दिस ऑर्डर is the set of elements which belong to A, मतलब इसमें A के तो एलिमेंट आएंगे पर B के नहीं होने चाहिए, which belong to A but do not belong to B, belong to set B। ये तो थी डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ सेट की। अब देखते हैं इस डिफरेंस ऑफ सेट को मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो a माइनस बी
इज इक्वल टू एक्स, तो a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू a। a के तो एलिमेंट आएंगे बट x डू नॉट बिलोंग टू b। वे सारे एलिमेंट आएंगे मेरे सेट में जो a में होंगे पर b में नहीं होने चाहिए वो एलिमेंट, सिर्फ वे एलिमेंट आएंगे सेट a के जो b में नहीं होंगे। समझ आया? अब समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 18, उससे क्लियर हो जाएगा। a सेट है 1 2 3 4 5 6, a सेट है 1 2 3 4 5 6 और b सेट है मेरा 2 4 6 और 8। मेरे को निकालना है a माइनस बी और b माइनस ए। तो a माइनस बी क्या होता है? x सच दैट x बिलोंग टू a बट x डू नॉट बिलोंग टू b। और इसमें क्या आएगा? x सच दैट b माइनस a में क्या आएगा? x सच दैट x बिलोंग टू b बट x डू नॉट बिलोंग टू a। मतलब b के वे एलिमेंट होंगे जो a में नहीं होंगे, सिर्फ वे एलिमेंट होंगे। तो a माइनस बी क्या आएगा? वे सारे एलिमेंट आएंगे a माइनस बी में जो कि b में नहीं होंगे। घटने का क्या मतलब है कि ये सारे एलिमेंट जो होंगे ना इनमें वे हट जाएंगे। ऐसे घटता है a माइनस बी सेट। जैसे इसमें 2 है तो ये वाला 2 इस वाले 2 को हटा देगा, 4 है ये वाला 4 इस वाले 4 को हटा देगा, 6 इस वाले 6 को हटा देगा। अब जो नहीं है वो ऐसे कैसे चले जाएंगे और इसमें जो बच जाएंगे ना सिर्फ वे एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब इस सेट के सिर्फ वे एलिमेंट आएंगे जो कि बी में नहीं है। तो एक तो 1 आएगा क्योंकि 1 बी में नहीं है, 2 बी में है 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 बी में है 4 नहीं आएगा, 5 आएगा और 6 बी में है तो 6 भी नहीं आएगा। तो ये आया a माइनस बी। अब b माइनस ए क्या आएगा? वे सारे एलिमेंट्स आएंगे b के जो a में नहीं है। तो 2 a में है 2 नहीं आएगा, 4 बी ए में है 4 नहीं आएगा, 6 बी ए में है 6 नहीं आएगा और 8 a में नहीं है 8 आएगा इस सेट में। तो सेट को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना सेट के एलिमेंट्स को, तो वो लिख दिया 8। तो ये था a माइनस बी और ये था b माइनस ए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 19। इसको लिखा रहने देते हैं x बिलोंग टू a बट x डू नॉट बिलोंग टू। चलो मिटा देते हैं इसको। तो देखिए एग्जांपल 19, इसमें सेट V दिया हुआ है, V A E I O U का, और B सेट दिया हुआ है A, I, K, U का। तो फाइंड क्या करना है हमको? V माइनस बी और B माइनस बी, ये फाइंड करना है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में B माइनस बी क्या होगा? X सच दैट X बिलोंग टू V बट x डू नॉट बिलोंग टू b। वे सारे एलिमेंट आएंगे जो b में तो होंगे पर b में नहीं होंगे। और इस वाले सेट में भी सारे एलिमेंट आएंगे जो कि b में होंगे बट v में नहीं होंगे। तो v माइनस b में कौन कौन आएगा? v माइनस b में a इसमें है पर उसमें भी है तो इसलिए a नहीं आएगा। e इसमें है और उसमें नहीं है। i भी दोनों में है। o आएगा क्योंकि o उसमें नहीं है और u नहीं आएगा क्योंकि u उसमें नहीं है। तो सिर्फ v माइनस बी में ये आएंगे। और b माइनस बी में कौन कौन आएगा? वे सारे एलिमेंट आएंगे b के जो कि उसमें नहीं है। तो एक तो आएगा a नहीं आएगा, i नहीं आएगा, k आएगा और u नहीं आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। तो ये था v माइनस बी और b माइनस बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है क्या? बस इतना ही है। एक लास्ट में रिमार्क हो रहा है वो और देख लो। The set A minus B and A intersection B and B minus A are mutually disjoint set. That is, intersection of any of these two set is the null set as shown. अब एक डायग्राम दिया हुआ है यूनिवर्सली लास्ट में, इसके बिल्कुल लास्ट में है जहां पे एग्जांपल 19 खत्म होता है, वहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है, उसे समझना है। रिमार्क, अब ये समझो
ये है सेट ए। अब ए माइनस बी को वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम से क्या होगा, वो सारे एलिमेंट आएंगे ए के, ए माइनस बी में वे सारे एलिमेंट आएंगे ए के जो कि बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक, वे सारे एलिमेंट आएंगे ए के जो बी के एलिमेंट नहीं होंगे। अब ये बीच में जो एलिमेंट होते हैं ये तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, तो मतलब ए माइनस बी में सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा। तो ये वाला पोर्शन है ए माइनस बी, और बी माइनस ए वे सारे एलिमेंट आएंगे बी के जो ए के एलिमेंट नहीं होंगे। तो कौन आएगा, बी माइनस ए, ये वाला सेट होगा। और ए इंटरसेक्शन बी का तो आपको पता ही है, ये वाला सेट होगा। तो ये बता रखा है इस रिमार्क में कि ए माइनस बी का सेट और बी माइनस ए का सेट और ए इंटरसेक्शन बी का सेट, इन तीनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर इन तीनों सेट का हम इंटरसेक्शन करें ना तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, फाई आएगा। इस बात को ध्यान रखना। इंटरसेक्शन का मतलब इन तीनों सेट में कॉमन क्या आ रही है ये बताओ। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाई आएगा। उसको बोलते हैं, जब कुछ भी कॉमन ना आए ना तो उसको हम बोलते हैं कि ये सेट्स म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो ये तीनों सेट कैसे हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये थे हमारे एग्जांपल। यूनियन ऑफ सेट वाले और इंटरसेक्शन ऑफ सेट वाले एग्जांपल आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। यूनियन भी आपको आ गया और इंटरसेक्शन भी आ गया। और जिससे ना हो तो वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये एग्जांपल अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। मेन बात है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया ना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिए और पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिए। जितनी भी चीजें लिखवाई गई है वे सारी नोट कीजिए और फिर आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए और फिर एक्सरसाइज खुद करके देखिए। इस इंतजार में मत रहिए कि सर जब करवाएंगे तभी हम करेंगे, पहले खुद ट्राई कीजिए। जब आप खुद ट्राई करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी बने हैं ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अच्छे से समझ आएगा। फिर जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो तब आपका दिमाग चलता है। अगर आप सीधा कॉपी करते हैं जब टीचर करवाता है तो फिर आपका दिमाग नहीं चल रहा, वो तो टीचर का दिमाग चल रहा है। तो इसलिए खुद प्रैक्टिस कीजिए तभी मैथ आएगा, नहीं तो फिर मैथ से डर लगने लग जाएगा और फिर आप कहोगे कि मैथ तो मुश्किल है। मैथ्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं अगर ढंग से किया जाए तो ठीक है, समझ आ गया ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।